हेलो बच्चों लोग, आइए हम आपको अब कोशिका विभाजन का जो वीडियो आपने देखा था ना, उसी का एक बहुत ही बेहतरीन अत्यंत छोटा सा भाग दे रहा हूँ आपको। इस वीडियो को देखने के अंत तक पूरा का पूरा वीडियो, पूरा का पूरा कोशिका विभाजन अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ देखते रहना है बस, और कुछ करना नहीं है। पहला कोशिका विभाजन परिभाषा मैंने आपको बता दी है। सेल डिवीजन क्या होता है, कोशिका विभाजन क्या होता है। एक कोशिका का दो कोशिका में विभक्त हो जाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, कोशिका विभाजन बोलते हैं। ओके, आपने जान लिया। अब कोशिका विभाजन की परिभाषा उस वीडियो में भी दी गई है। वहाँ पर कोशिका विभाजन के संबंध में सिर्फ दो बातें बताई गई हैं, समसूत्री विभाजन माइटोसिस, अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और नया जुड़ रहा है, असूत्री विभाजन। लेकिन असूत्री कोशिका विभाजन के बारे में मैं ये पूरा वीडियो माने समसूत्री और अर्धसूत्री बताने के बाद में आपको बताऊंगा। ठीक है, आप देखिए कोशिका विभाजन की तीन विधियां हो गई, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अब अगर हम समसूत्री विभाजन में आए तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया दो भागों में बांटी गई है। उसके लिए अगला वीडियो आप देख सकते हैं। यह देखिए, समसूत्री विभाजन को दो भागों में बांट दिया गया है। पहला है केंद्रक का, पहले क्या होता है, केंद्रक का विभाजन, जिसे बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। दूसरा होता है जीव द्रव्य का विभाजन, साइटोकाइनेसिस। बात समझ गए ना। समसूत्री विभाजन की पूरी प्रक्रिया जो होती है दो भागों में बांट करके आपको बताई जाएगी। सबसे पहले क्या है, केंद्रक का विभाजन, और उसके बाद क्या है, जीव द्रव्य का विभाजन। ओके, अब केंद्रक विभाजन देखने के लिए हम आपको आगे की वीडियो में लेकर चलते हैं। आपने सबसे पहले देखा था वहाँ पर केंद्रक के विभाजन को चार प्रावस्था में बांटा गया था। चारों प्रावस्था का नाम मैं रिपीट करता हूँ, आप दिमाग में बैठाइए। पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। पूर्वावस्था को बोलते हैं प्रोफेज, मध्यावस्था को मेटाफेज, पश्चावस्था को एनाफेज और अंत्यावस्था को टीरोफेज। आप इसका शॉर्ट में नाम याद रख सकते हैं, PMAT। क्या नाम है, PMAT। तो PMAT में पहले आ जाएंगे P फॉर प्रोफेज, पूर्वावस्था। इसमें क्या होता है, अब जरा इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक कोशिका का फिगर बना हुआ है। ठीक है, तो प्रोफेज में होता क्या है, सबसे पहले जो कोशिका के अंदर केंद्रक कला होती है वो धीरे धीरे लुप्त होने लगती है। बराबर, धीरे धीरे लुप्त माने इस अवस्था में ध्यान रखना, इस अवस्था में केंद्रक कला लुप्त नहीं हो जाती, लुप्त हो रही होती है। ठीक है, और केंद्रिका नष्ट हो जाती है। और इसका जो तारक काय है, तारक काय समझ रहे हैं ना, सेंट्रोसोम, ये तारक काय दो भागों में टूटकर दो किनारे पे जाके अवस्थित हो जाता है। यहाँ पर देखिए तारक काय का ये दोनों आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक तारक काय यहाँ पर, एक तारक काय यहाँ पर है, दोनों भाग बढ़ जाते हैं। इस प्रकार से आपका ये प्रोफेज पूरा हो जाता है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, आप सुन लीजिए, ध्यान रखिए। बहुत छोटी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है। किताब में आप जाएंगे पूरा 20-20 लाइन का लिखा हुआ है, उसमें से एग्जैक्ट बातें निकाल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसको सुनिए, आप कंफर्म हो जाएगा। प्रोफेज अवस्था केंद्रक विभाजन की पहली अवस्था होती है। इसमें क्रोमैटिड धागे क्या होते हैं, गुणसूत्र, ये मोटे हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं और दिखाई देने लगते हैं। ध्यान रखना, क्रोमैटिड धागे जो होते हैं, गुणसूत्र जो होते हैं, हमेशा दिखते नहीं हैं। ये सिर्फ जब कोशिका विभाजन का समय आता है उसी समय दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि छोटे मोटे और संघनित हो जाते हैं। तारक काय टूट करके दो किनारे पे चला जाता है, यहाँ आप देख सकते हैं। केंद्रक कला नष्ट हो जाती है, केंद्रिका नष्ट हो जाती है, ये काम नष्ट होने लगती है। ये काम आपने देख लिया, किसमें देखा, इसमें आपने देखा पूर्वावस्था में। अब पूर्वावस्था के बाद में अगर हम आपको लेकर चलें मध्यावस्था, क्या है, मध्यावस्था। ये देखिए मध्यावस्था के वीडियो में आप यहाँ पर देखेंगे, ये एक फिगर दिया गया है। जो आपने गुणसूत्र देखे थे ना, वो गुणसूत्र, ये देखिए, ये गुणसूत्र आप यहाँ देख सकते हैं, दोनों ध्रुवों के समांतर। देखिए ये ऐसे आई है, देखा, सीधी आई है, एक दूसरे के समांतर हो जाते हैं, कैसे, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों की तरफ में। अब उसी समय, एग्जैक्टली उसी समय तारक का जो दोनों सिरों पे गए थे ना, उनमें से एक बड़े ही पतले बारीक तंतु का निर्माण होता है। उस तंतु को बोलते हैं तुर्क तंतु। नाम याद रखना, तुर्क तंतु। ये जो तुर्क तंतु होते हैं वो क्या करते हैं, आप बता देता हूँ। अभी आप देखिए, गुणसूत्र ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे जुड़ते हैं। तो ये गुणसूत्र जो आपके यहाँ पर जुड़े हुए हैं,
गुणसूत्र जो आपके यहाँ पर जुड़ जाते हैं तो क्या होता है वहाँ पर, जरा देखिए, ये थे ऐसे है, ऐसे है, ठीक है। ये जहाँ पर जुड़ते हैं ये बिंदु जो है ना उसे बोलते हैं गुणसूत्र बिंदु। याद रखना क्या है गुणसूत्र बिंदु। इसी गुणसूत्र बिंदु पर ये जो तुर्क तंतु हैं आकर के जुड़ जाते हैं। किस अवस्था में? मध्य अवस्था में। और ध्यान देना इसी अवस्था में केंद्रिका पूरी तरह से गायब हो जाती है, केंद्रक कला पूरी तरह से गायब हो जाता है, केंद्रक नहीं रह जाता है और ये रचना बन जाती है। आप समझ गए ना। पूर्वावस्था में, प्रावस्था में आपने क्या देखा था? प्रावस्था में देखा था कि केंद्रक कला, केंद्रिका ये गायब होने की कगार पर होते हैं, लेकिन मध्यावस्था में आके गायब हो जाते हैं। वहाँ पर जो क्रोमेटिड धागे थे, गुणसूत्र थे, वो मोटे छोटे हो जाते हैं, घने हो जाते हैं, दिखने लगते हैं। यहाँ पर क्या हो गए? ध्रुवों के साथ में समांतर हो जाते हैं, ठीक है। और उसी समय तारक का जो दोनों सिरों पर गए हुए थे उनमें से पतले पतले धागे निकलते हैं, उनके हम तुर्क तंतु बोलते हैं, स्पैंडल थ्रेड्स, है ना। और वो जाकर के गुणसूत्र बिंदुओं पर यहाँ पर ऐसे जुड़ जाते हैं, गुणसूत्र बिंदु है, ठीक है ना। अच्छा, ये प्रक्रिया हो जाने के पश्चात में हम आपको लेकर चलते हैं आगे, किसमें? पश्चावस्था। तीसरा क्या है? पश्चावस्था। पश्चावस्था एनाफेज, ठीक है। अब एनाफेज में जाने के लिए आपको इस तरह देखना पड़ेगा। जरा आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ध्यान इसलिए यहाँ पर देना है क्योंकि ये देखिए, ये वीडियो आपका है। यहाँ पर आपका ये ध्यान देना, ये आपका पहले का चित्र है मध्यावस्था का, ठीक ना। ये है आपका पश्चावस्था का फिगर है। पश्चावस्था के फिगर में ये जो क्रोमेटिड धागे थे, इसमें होता क्या है, जो ये तुर्क तंतु थे ना, ये अपनी तरफ खींचते हैं। क्या करते हैं? अपनी तरफ खींचते हैं। और जब अपनी तरफ खींचते हैं, ये क्रोमेटिड जो द्विगुणित थे अगुणित होकर के दोनों किनारे पे चले जाते हैं। देख रही है किनारे पे। अब यहाँ आए, देखिए यहाँ दिख रहा है, यहाँ ना, यहाँ। अच्छा, यहाँ पर, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर चले जाते हैं किनारे पर, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो होने की प्रक्रिया होती है वो ये है कि आती है कौन सी? टीलोफेज। अब टीलोफेज समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ आना पड़ेगा। ये है पश्चात अंत्यावस्था, टीलोफेज। अब टीलोफेज में आपको दिखाने के लिए मेरे पास क्या है, यहाँ पे देखिए, जो गुणसूत्र, जिन गुणसूत्रों को तुर्क तंतुओं ने अपनी तरफ खींचा था वह देखिए यहाँ पर आ गए। कहाँ? यहाँ पर, यह, ठीक है ना, यहाँ पर आ गए। अब इधर इस दूसरे सिरे पे भी आ जाते हैं। अब ये धीरे धीरे अंत्यावस्था में धीरे धीरे ये जो गुणसूत्र हैं, क्रोमेटिड थ्रेड्स हैं, धागे हैं, ये पतले होते हैं, हल्के होते हैं, लंबे होने लगते हैं और धीरे 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 गायब हो जाते हैं। यहाँ पर केंद्रक कला का निर्माण हो जाता है, केंद्रिका का निर्माण हो जाता है और दोनों केंद्रक दो किनारे पे जाकर के अवस्थित हो जाते हैं। किसमें? किसमें? अंत्यावस्था में। बच्चों, इस प्रकार से आपका जो केंद्रक विभाजन की प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई। और ध्यान ये रखना, आप अंत्यावस्था में क्या बोलेंगे? जो आपने पूर्वावस्था में बोला है, सबसे पहले बोला है पूर्वावस्था में ना, तो प्रोफेज में, उसी का अपोजिट इसमें आपको बोलना है। अब उसके बाद बारी आती है कोशिका विभाजन की। किसकी? कोशिका विभाजन की। अब कोशिका विभाजन कैसे देखेंगे? यहाँ देखिए, ये आपका फिगर है। तो सबसे पहले देख रहे हैं दो केंद्रक यहाँ पर आ गए, केंद्र दोनों में। अब धीरे धीरे ये कोशिका यहाँ से ऐसे मुड़ेगी, नीचे ऐसे मुड़ेगी, धीरे धीरे मुड़ते 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 यहाँ पर, यहाँ दो अलग हो जाएंगे और दोनों केंद्र दोनों चले जाएंगे। यहाँ पर कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। कोशिका द्रव्य विभक्त होकर के दो नए किसका? नए कोशिकाओं को जन्म देती है, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये जो समसूत्री विभाजन प्रक्रिया है वो पूरी हो जाती है। बात समझ में आ गई? चलिए, अब उसके बाद आता है अर्धसूत्री विभाजन। बड़ा सिंपल सा, जरा ध्यान दीजिए। अर्धसूत्री विभाजन दो चरणों में होता है, दो फेज इसके होते हैं, दो भाग होते हैं। पहला भाग ये है। पहला भाग क्या है? यहाँ पर देख रहे हैं, पहला भाग ये है। सबसे पहले इसमें एक कोशिका जो होती है, इसमें जो गुणसूत्र डबल होते हैं वो अलग अलग होकर के सिंगल बना लेती है, ठीक है। और यहाँ पर पहले जो हैप्लॉइड
द्विगुणित गुणसूत्र हैं वो अगुणित हो जाएंगे, और अगुणित होने के बाद में यहाँ से भी एक कोशिका होगी, उसमें से भी अगुणित होंगे, ये आपस में मिल करके देख रहे हैं, ये यहाँ पर दो कोशिकाओं निर्माण होता है। ध्यान देना, बस इतनी प्रक्रिया होती है भाग एक में। भाग एक में क्या होता है, पहले जो गुणसूत्र होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड के बाद में आपस जुड़ करके फिर डिप्लॉइड हो जाते हैं, द्विगुणित हो जाते हैं। द्विगुणित जैसे ही हो जाएंगे उसके बाद आ जाएगा भाग कौन सा, 2। अब भाग 2 में क्या है, भाग 2 में एकदम बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि भाग 2 में एग्जैक्टली 100% एग्जैक्टली वही होता है जो आपने समसूत्री विभाजन के केंद्रक निर्माण, केंद्रक विभाजन और कोशिकात्रय विभाजन में पढ़ा है। ठीक है, इस प्रकार से ये होता है अर्धसूत्री विभाजन। बस ध्यान रहे, अर्धसूत्री विभाजन सिर्फ जननिक कोशिकाओं में होता है, माने सिर्फ प्रजनन के समय होता है। अब आ जाइए, अंतिम आपका जो है वो है असूत्री विभाजन। अब असूत्री विभाजन बड़ा सिंपल सा है। वैसे महाराष्ट्र बोर्ड में असूत्री विभाजन की चर्चा नहीं की गई है, फिर भी थोड़ा आप जानते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, असूत्री विभाजन अत्यंत सूक्ष्म जीवों में होता है। पहले बात, इसमें केंद्रक का सीधा विभक्त हो जाते हैं इसके, और इसमें तुर्क तंतुओं का निर्माण नहीं होता है। ठीक है ना, तो जीवों में होने वाला ये है, इतना जानते रहिए। और महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड एग्जामिनेशन के ये पाठ्यक्रम में ये विभाजन नहीं आता है। ठीक है, इसलिए 2 विभाजन आते हैं, आपके दोनों विभाजन पूरे हो गए। एक बार वीडियो को देखिए, आपका कन्फर्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू।